हेलो गाइज, आज की क्लास में आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत करते हैं। डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको सॉरी बोलना चाहूँगा क्योंकि इधर बीच में गैप हो गई थी, वीडियोस में नहीं दे पा रहा था चैनल में। दरअसल मेरी तबीयत ख़राब थी, टाइफाइड हो गया था और अभी भी दवा ही चल रहा है, तो अभी थोड़ा सा ठीक लग रहा है। तो मैं सोचा कि जो भी गैप हो रहे हैं उसको कवर किए जाए और 2-3 क्लास केवल चलेंगे अभी हिस्ट्री के, एंशिएंट हिस्ट्री के, और उसके बाद हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट बनाएंगे, 15 प्रैक्टिस सेट लगभग बनाएंगे। और उसके बाद हम लोग फिर मिडिवल में कदम रखेंगे और मिडिवल में कदम रखने के बाद फिर उसको पॉलिटिकल साइंस में भी पढ़ेंगे और हम लोग मिडिवल इंडिया यानी कि हिस्ट्री का मिडिवल इंडिया हम लोग पढ़ेंगे। तो गाइज, इससे पहले का जो क्लास मैंने अपलोड किए थे, वीडियोस जो अपलोड किए थे, उसको आप सभी को पता होगा कि गुप्त साम्राज्य के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। और किसी भी शासन काल को चलाते चलाते एक समय ऐसा आता है, चाहे वो जितना भी स्ट्रांग हो क्यों ना, उसके बहुत सारे प्रांत बनाए हो, बहुत ही अच्छे स्ट्रांग शासक उसमें बने हो, परंतु एक समय आने के बाद कोई भी शासन व्यवस्था का विघटन होना शुरू होता है। उसमें बहुत सारे कारण होते हैं। कुछ राजाओं को नेतृत्व करना नहीं आता है या फिर कोई केंद्रीकृत नहीं कर पाते हैं, तो बहुत सारे वैसे कारण होते हैं जो प्रशासनिक व्यवस्था ढंग से नहीं चला पाते हैं। तो वो धीरे धीरे जितना बड़ा साम्राज्य होता है वो हटना, टूटना, बिखरना शुरू हो जाता है। अब गाइस, इसी तरह से यहाँ पर भी हुआ। जब गुप्त साम्राज्य के बारे में जब हम लोग पढ़ रहे थे, उसको हम लोग एक स्वर्ण युग कहते हैं, और गुप्त साम्राज्य बहुत ही सुचारू तरीके से अपना शासन प्रशासन व्यवस्था चला रहा था, परंतु उसका भी विघटन होना शुरू हुआ। और अब देखोगे 6ठी शताब्दी आते आते यानी कि 550 ईस्वी सन आते आते हुआ क्या कि उस साम्राज्य का भी विघटन होना शुरू हुआ। और जब विघटन होना शुरू हुआ तो उत्तर भारत में और दक्षिण भारत में, यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा, जब विघटन होना शुरू हुआ तो सारे प्रांत अलग होना शुरू हुए। क्या हुआ? सारे प्रांत टूट टूट कर अलग अलग बनना शुरू हुए। अभी जो हम लोग चर्चा करेंगे वो 6ठी शताब्दी के आसपास की बात को हम लोग चर्चा करेंगे। अब गाइस, यहाँ ध्यान देना, 6ठी शताब्दी के आसपास में जो विभिन्न जो प्रांत हमारे बने थे, उसमें से मुख्यतः हम लोग 5 प्रांतों के बारे में विशेष अध्ययन करेंगे। उसमें जो आपको नजर आ रहा होगा, पहला है थानेश्वर, दूसरा है कनौज, तीसरा है मालवा, चौथा है गौड़ वंश, 5वां हमारा बादामी चालुक्य वंश। तो ये आप लोग ध्यान रखना, ये 5 प्रांतों के बारे में अभी हम लोग बखूबी चर्चा करेंगे और इसी पर पूरा का पूरा स्टोरी बना हुआ है। डियर फ्रेंड्स, आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आप यकीन नहीं करोगे, एकदम मूवी का स्क्रिप्ट लिखा हुआ टाइप का लगेगा आपको। बस सिर्फ आपको ध्यान देना है। अगर ये चीज़ें आपको नज़र आ रही होगी तो इसी पर पूरा का पूरा स्टोरी बेस्ड है। और अभी हम लोग उसको पूरा फिल्मी दुनिया में जो कहानियाँ लिखी जाती है ना, वो कहानियाँ आपको हिस्ट्री में यहाँ पर मिलने वाली। हर्षवर्धन काल में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इसके पुष्यभूति वंश यानी वर्धन वंश के बारे में, और इसी में आपको हर्षवर्धन के बारे में भी जानकारी मिलेगी। तो चलिए गाइस, आज के टॉपिक को हम लोग यहीं पर शुरू करते हैं। गुप्तोत्तर काल में अभी जैसे कि मैंने चर्चा किया था कि धीरे धीरे गुप्तों का जो साम्राज्य था वो विघटन होना शुरू हुआ। नए नए प्रांत उत्तर भारत में भी और दक्षिण भारत में भी उद्भव होना शुरू हुए। इसी के सापेक्ष में एक जो सबसे ज्यादा स्ट्रांग जो बना हमारा उत्तर भारत में, वो था पुष्यभूति वंश। कौन सा था? पुष्यभूति वंश, जिसका राजधानी थानेश्वर था। कहाँ पर था? थानेश्वर में। ये हरियाणा का क्षेत्र में। वहीं आप देखोगे इसके अगल बगल के जितने भी प्रांत हैं, इन सभी का इसी से कहानी जुड़ा हुआ है। तो हम लोग इसको शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले आप सभी को पता होगा कि जब मैं हिस्ट्री की जब चर्चा कर रहा था, जब इतिहास की जब पहली क्लास जब लिया था, उसमें आपको बताया था कि इतिहास और साहित्य में बहुत ही बारीकी डिफरेंस होता है, लेकिन ये दोनों में इतना ज़्यादा फर्क है कि लोग इसको जल्दी से अंदाजा ही नहीं लगा पाते। गाइस, साहित्य जो होते हैं उसमें एक तरफा भी लिखा जा सकता है, बिना प्रमाण के भी बहुत सारी चीज़ों को लिखा जा सकता है। अगर उसने लिख दिया कि गधा उड़ रहा था तो साहित्य में वो लिखा हुआ मिलेगा, परंतु जब हम इतिहास का संकलन जब बनाएंगे उसको, तो हमको ये प्रूव करना पड़ेगा कि आखिर गधा उड़ रहा था तो कैसे उड़ रहा था। तो ये सब चीज़ें होती हैं जिसके कारण इतिहास और साहित्य में अंतर है। लेकिन जहाँ इतिहास की जहाँ बात आती है, वहाँ स्रोत के रूप में हम लोग साहित्य को भी देखते हैं। अब इतिहास की जब बात कर रहे हैं तो अब जाहिर सी बात है कि हम लोग अगर इसको अगर पढ़ेंगे तो हमें यह स्रोत पहले ढूंढना होगा कि आखिर इस वंश के बारे में, पुष्यभूति वंश, वर्धन वंश जिसका हम लोग चर्चा कर रहे हैं, उसका कहीं ना कहीं तो प्रमाण मिलेगा। तो चलिए हम लोग उसी को चर्चा करते हैं कि कहाँ पहले उसका स्रोत मिला। तो स्रोत में हम लोग देखते हैं 2 तरह के स्रोत हैं हमारे बीच में। पहला तो है साहित्य और दूसरा है पुरातात्विक।
पहला क्या है भाई, साहित्य, और दूसरा क्या है, पुरातात्विक। साहित्य में जो चर्चा होती है, अभी मैंने बताया कि वो किताब होते हैं, साहित्य होते हैं, ग्रंथ होते हैं, उसको लिखे जाते हैं। लेकिन पुरातत्व जो स्रोत हम लोग जब देखते हैं तो उसमें हम लोग को ये पता चलता है कि पुरातात्विक स्रोत में हम लोग देखते हैं अभिलेख, शिलालेख, सिक्के, मुहरे, ये सब जो चीज़ें होती हैं, मृद भांड, ये सब जो चीज़ें होती हैं जो भौतिक रूप से जो प्रमाण दिलाए कि उस इतिहास में, उस काल में किस तरह से सामाजिक व्यवस्था थे, क्या क्या किस तरह से चलाए जा रहे थे, बहुत सारे चीज़ों का जानकारी हम लोग को मिलता है। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में भी आप लोग सभी जान रहे होंगे कि उसमें इंडस वैली सिविलाइजेशन में बहुत सारे चीज़ों को मिला है जिसके आधार पर उस सभ्यता का आकलन किया गया। तो उसी तरह से हमारा स्रोत है एक साहित्यिक स्रोत, एक है पुरातात्विक स्रोत। तो अभी हम लोग चर्चा करेंगे साहित्य स्रोत। गाइज, इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आपको कंफर्म कर देता हूँ कि इस वीडियोज़ को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि क्वेश्चंस जो आते हैं वो इस काल से भी आते हैं, और सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चंस अभी के टाइम में जो पूछे जा रहे हैं वो आपका पूछा जाता है स्रोत से, स्रोत से। अब स्रोत से यहाँ पर ध्यान देना, अभी मैंने क्या बोला कि स्रोत से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्यों, इसका भी कारण होता होगा। तो आप ध्यान देना कि ये जो स्रोत होते हैं, बहुत सारे ऐसे भी ग्रंथ हैं जिसको भी पढ़ा भी नहीं गया है, उसको जब मिलता है तो उसको पढ़ा जाता है। उसी तरह से अभिलेख, शिलालेख या सिक्के जो है कहीं भी उत्खनन में जब प्राप्त होते हैं तो वो आपको करंट अफेयर्स के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और हमारे हिस्ट्री के भी दृष्टिकोण से। इसलिए आप ध्यान देना कि इस पॉइंट से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। जब आप नेट के एग्जामिनेशन में बैठोगे तो आपको पता चलेगा कि स्रोत से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, खास करके साहित्य से, कि कौन सा साहित्य कौन लिखा और किसमें किस बात को जिक्र किया गया। तो खैर चलिए हम लोग इसको चर्चा करते हैं। मुझे लगता है कि आपको आज की क्लास बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रही होगी, तो यहाँ पर ध्यान देंगे आप लोग। साहित्य क्या है, साहित्य एक जो पहला जो है सर्वप्रथम वो है बाणभट्ट के द्वारा लिखा गया किताब हर्षचरित। क्या है, हर्षचरित। इसमें 8 खंड है। हर्षचरित्र जो है वो 8 खंड है, और 8 खंड को उच्छ्वास बोला जाता है। क्या बोला जाता है, उच्छ्वास। ये चीजें देखिएगा यहाँ पर लिखा हुआ रहता है बोर्ड में। इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपको समझाने के लिए सिर्फ कहता हूँ। जब आप यूट्यूब में पढ़ते हो तो कॉपी लेकर पढ़ा करो और इसको नोट डाउन कर लो, क्योंकि इसमें संदर्भ करके आपको सटीक चीज दिए जा रहे हैं जिससे आप एग्जामिनेशंस में बहुत ही आसानी तरीके से क्वालिफाई कर सकते थे। ये नोट्स भी तैयार करते जाना आप, या फिर ऐसा कर सकते हो कि अगर बाहर में कहीं स्टडी कर रहे हो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और उसके बाद आप उसको नोट डाउन कर लेना कॉपी में। चलिए हम लोग चर्चा करते हैं इसमें। ये बाणभट्ट के द्वारा जो किताब लिखी गई थी उसका नाम था हर्षचरित, और हर्षचरित्र 8 खंड में थे। 8 खंड जो थे, जैसे वॉल्यूम होता है ना, तो उस तरह से 8 वॉल्यूम में था, और 8 वॉल्यूम में होने के बाद इसको उच्छ्वास कहा जाता है। जिसमें से 3 जो शुरुआत के जो वॉल्यूम है 1, 2 और 3, ये जो 3 वॉल्यूम है इसमें से ज़्यादातर हर्षवर्धन के बारे में, उसके जीवनी के बारे में लिखा गया है, उसके आत्मकथा के बारे में लिखा गया। तो ये बाणभट्ट लिखे हुए थे। अब गाइस यहाँ ध्यान देना, दूसरा नंबर पर है महायान बौद्ध ग्रंथ। और क्या नाम था उस बौद्ध ग्रंथ का, तो आर्य मंजूश्री कल्पम। क्या नाम था, आर्य मंजूश्री कल्पम। ये एक बौद्ध ग्रंथ है, महायानों के द्वारा रचित है। और आपको पता होगा कि बौद्ध धर्म 2 भागों में बंटा था, एक महायान और हीनयान। तो हीनयान वाले जो होते हैं वो मूर्ति पूजा नहीं करते हैं, वो सिर्फ बुद्ध को महापुरुष के रूप में मानते हैं, उनकी विचारधारा को फैलाते हैं। लेकिन महायान वाले होते हैं कि बुद्ध को भगवान मानते हैं, और भगवान मानने के बाद उनकी मूर्ति का पूजा करना, स्तूपों का निर्माण करना, ये सब चीज़ें ये करते हैं महायान वाले। तो यहाँ पर ध्यान देना, ये जो ग्रंथ लिखा गया ये महायान के द्वारा ही आर्य मंजूश्री कल्पम लिखा गया, और उससे भी हमारा ये संदर्भ मिलता है कि पुष्यभूति वंश था, वर्धन वंश था, जिसमें हमारा ये डाटा अवेलेबल है। अब यहाँ पर ध्यान देना, तीसरा जो है वो है हर्षवर्धन के 3 नाटक। हर्षवर्धन के 3 नाटक। हर्षवर्धन जो थे, जो शासक थे इस वंश के, उन्होंने खुद से अपने हाथों से 3 नाटक को लिखे थे। और 3 नाटक कौन कौन से थे, तो पहला जो था वो था नागनंद। क्या था, नागनंद। ये बौद्ध धर्म की जानकारी देता है, बौद्ध धर्म में कैसे कैसे उस वक्त की सामाजिक व्यवस्था थी, ये सब चीज़ों की ये उल्लेखित करते हैं नाटक के रूप में। वहीं आप देखोगे एक जो है किताब प्रियदर्शिका और रत्नावली। प्रियदर्शिका हमारा चैनल का भी नाम है प्रियदर्शी, तो आप लोग इससे भी याद रखना। प्रियदर्शिका जो किताब जो लिखा गया वो यही हर्षवर्धन के द्वारा लिखा गया, और ये रत्नावली भी, ये दोनों में प्रणय कथा लिखा गया।
अब गाइस आगे हम लोग चर्चा करते हैं। आपको पता होगा कि हर्षवर्धन के ही शासनकाल में ह्वेनसांग जो चीनी यात्री जो थे वो भारत आए हुए थे। कहाँ आए हुए थे? तो हर्षवर्धन के काल में भारत में बहुत बड़े बड़े विश्वविद्यालय थे, जैसे कि नालंदा विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय। अब ऐसी स्थिति में नालंदा विश्वविद्यालय में ये पढ़ने के लिए ह्वेनसांग आए हुए थे और उसी में इनका मुलाकात हर्षवर्धन के साथ में होता है। और ह्वेनसांग एक ऐसे यात्री रहे जिन्होंने भारत को अपने आंखों से देखकर उस वक्त की सामाजिक व्यवस्था को लिखने का प्रयास किया और बहुत सारे बौद्ध ग्रंथ को ह्वेनसांग यहाँ से उठाकर चीन ले गए और चीन में महायान बौद्ध धर्म की ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में प्रचार प्रसार हुई। तो ह्वेनसांग के द्वारा जो किताब लिखी गई वो था सी यू की। ये किताब बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पूछता है कि सी यू की किताब किनके द्वारा रचित है? तो ह्वेनसांग के द्वारा, जो हर्षवर्धन के समय में आए हुए थे। हा से ह्वेनसांग, हा से हर्षवर्धन, याद रखना। अब इनके द्वारा जो किताब लिखी गई थी सी यू की, ये बहुत ज़्यादा सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था के बारे में चर्चा करता है और साथ में बौद्ध धर्म की भी विशेष जानकारियाँ देता है। उस वक्त की बौद्ध धर्म की स्थिति कैसी थी, कैसे कैसे वो समाज में प्रचार प्रसार किए जा रहे थे, ये सब तमाम जानकारियाँ इस किताब में हम लोग को मिल जाती है। अब गाइस यहाँ ध्यान देना, एक है कलहन, ये जम्मू कश्मीर से थे, परंतु इन्होंने जो लिखे हैं, जो किताब लिखे हैं राजतरंगिणी, इसमें विशेष तौर पर इस पुष्यभूति वंश यानी वर्धन वंश के बारे में, दिनांक के बारे में, जो काल होता है, जो पीरियड होता है, उसके बारे में जानकारी हमको ये देते हैं। अब गाइज यहाँ ध्यान देना, पुरातात्विक स्रोत में अभी जैसे कि मैंने पहले ही बता चुका हूँ कि उसमें अभिलेख, शिलालेख ये सब आते हैं। तो इसमें से जो है कुछ अभिलेख जो है प्राप्त हुए हैं जो इस वंश के बारे में जिक्र करते हैं। अब यहाँ पर ये चीज़ समझना, जैसे कि हमारे दादा परदादा का अगर कहीं पर ज़मीन होता है तो उसका कोई ना कोई डाटा होता है, तब ना हम उसमें जिक्र करते हैं कि ये हमारा ज़मीन है, ये हमारा खतियान है। उसी तरीके से अगर हम इस राजवंश के बारे में अगर चर्चा कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है ये भी कहीं ना कहीं लिखा होगा। कहाँ लिखा हुआ है भाई? तो कहीं कहीं आपको साहित्य में मिलेगा और कहीं कहीं अभिलेख, शिलालेख ये सब में मिलेगा। तो यहाँ पर ध्यान देना, एक जो है अभिलेख वो है बांसखेड़ा अभिलेख। ये कहाँ से प्राप्त हुआ? हमारा यूपी शाहजहांपुर से। यूपी शाहजहांपुर से बांसखेड़ा नामक एक स्थान है, उसी के नाम के स्थान, गांव के नाम के स्थान पर यह बांसखेड़ा अभिलेख का भी नाम रखा गया, जिसमें इस वंश के बारे में जानकारी हमें उपलब्ध कराता है। अब है दूसरा, वो है मधुबन का लेख। तो मधुबन भी उत्तर प्रदेश में ही मिला है, उत्तर प्रदेश मऊ में मिला है, जो आजमगढ़ क्षेत्र में। तो यहाँ से मधुबन का भी लेख मिला है जो इस वंश के बारे में जिक्र करता है। तीसरा है ऐहोल का लेख। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बार बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसको VVI टिक कर लेना। ऐहोल का अभिलेख जो है इसमें चर्चा करता है हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के बारे में। ठीक है, हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय जो चालुक्य वंश के जो शासक थे, महत्वपूर्ण शासक थे, पुलकेशिन द्वितीय, उनके युद्ध के बारे में चर्चा करता है कि नर्मदा नदी के तट पर इन दोनों के बीच में युद्ध हुआ और हर्षवर्धन उसमें हार जाते हैं। तो ये चीज़ें आप लोग को ध्यान रखने की आवश्यकता है। ऐहोल का लेख में हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय का युद्ध का वर्णन मिलता है। अब गाइस मुझे लगता है कि यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। अगर क्लियर हुआ होगा तो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा खुशी की बात है और आपको समझ में आ रही होगी तो प्लीज़ लाइक कर देना। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। गाइज अब किसी भी शासन व्यवस्था को चलाने से पहले उसके संस्थापक तो होते हैं, कोई ना कोई तो क्रिएटर होंगे ना, संस्थापक, निर्माण करता होंगे। जैसे आप देखते होंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो मौर्य वंश की स्थापना किए थे। उसी तरह से पुष्यभूति वंश के जो स्थापना जो किए थे वो किए थे पुष्यभूति, खुद इन्हीं के नाम से वंश का नाम रखा गया। और इनका जो स्थापना जो तिथि था वो था 550 ईस्वी सन। इनकी राजधानी जो शुरुआती राजधानी थी वो था थानेश्वर, जैसा कि अभी मैंने बताया था कि वो हरियाणा के क्षेत्र में। अब इसके बाद और भी बहुत सारे प्रमुख शासक हुए जो इस वंश को बखूबी बहुत ही अच्छी तरीके से चलाए। अब गाइस यहाँ ध्यान देना, अब जो दूसरे हैं वो है राज्यवर्धन। तो राज्यवर्धन जो प्रथम है इनके बारे में कोई चर्चा ही नहीं करता क्योंकि इनकी ज़्यादा उतनी भूमिका नहीं रही, परंतु पुष्यभूति के बाद के जो शासक बने थे वो यही राज्यवर्धन बने थे। और उसके बाद इसके जो पुत्र हुए वो हुए प्रभाकर वर्धन। तो प्रभाकर वर्धन जब बने ये सबसे महत्वपूर्ण शासक रहे क्योंकि इन्होंने अपना साम्राज्य का विस्तार किया और अच्छे तरीके से चलाने का भी प्रयास किया।
अब इनकी जो विवाह हुई थी वो हुआ था यशोमती के साथ में। यशोमती नाम आप सभी जान रहे होंगे, वो कृष्णा की जो माता थी उनका भी नाम यशोमती था। वो जो सॉन्ग आया हुआ है ना, उससे आप लोग याद रख सकते हो, यशोमती मैया से पूछे नंद लाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। तो ये जो यशोमती है आप इससे याद रखना, ठीक है। इनकी जो हर्षवर्धन की जो माता हुई, राज्यश्री की जो माता हुई, और राज्यवर्धन द्वितीय की जो माता हुई वो हुई यशोमती। तो वो सॉन्ग गाकर मैंने बता दिया, उम्मीद करते हैं कि आपको याद भी हो गया होगा। तो याद रखना, प्रभाकर वर्धन की जो पत्नी जो बनी, जीवन संगनी जो बनी, वो थी यशोमती। अब ये दोनों का विवाह हुआ तो जाहिर सी बात है संतान होंगे। तिनके 3 संतान हुए। कितने संतान हुए? 3 संतान। उसमें से 2 पुत्र थे और 1 पुत्री। 2 पुत्र थे, तो पहले जो सबसे बड़े पुत्र थे उनका नाम था राज्यवर्धन द्वितीय, यानी कि इनके दादा के नाम पर इनका नाम रखा गया। पुराने जमाने में होता था कि दादा का नाम को दे देता था कि सम्मान देने के लिए, तो इसी तरह से इनका भी नाम रखा गया। तो इनका जो नाम रखा गया राज्यवर्धन द्वितीय। लेकिन ज़्यादातर चर्चा इसको राज्यवर्धन के रूप में ही करते हैं, इसका जल्दी चर्चा मिलता ही नहीं, इसलिए आप लोग ध्यान रखना। बाय द वे, अगर कहीं भी राज्यवर्धन सिर्फ लिखा हुआ मिल जाए तो आप लोग यही समझना कि इनके बारे में ही चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। तो राज्यवर्धन सबसे बड़े पुत्र हुए, और दूसरे जो पुत्र हुए वो हुए हर्षवर्धन, और तीसरी जो पुत्री जो हुई वो हुई राज्यश्री। अब गाइस, इसके बाद का जो स्टोरी जो चलने वाला है, अब जो फिल्म का जो स्क्रिप्ट जो मैंने अभी बताने वाला हूँ वो आपको नजर आएगा, और एकदम आसानी से केवल समझना। उसके बाद ये हर्षवर्धन काल कुछ भी नहीं, एकदम आप इजी वे में उसको समझ सकते हो, और समझने के बाद आप आराम से उसको टिक करना है। जो भी आपको रिमेंबर करना ज़्यादातर वो इसी में से में है, और उसके बाद आप सिर्फ एक स्टोरी की तरह से याद रखोगे तो आपको वो अच्छी तरीके से याद रह जाएगी। तो चलिए उसको समझने के लिए हम लोग मैप लगाते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये मैप अच्छी तरीके से दिख रही होगी, जो लिखा हुआ है वो भी आपको समझ में आ रहा होगा कि कहाँ कहाँ कौन सा क्षेत्र है। तो यहाँ पर फिर से मैं एक रिकॉल कर देता हूँ। हरियाणा का क्षेत्र में जो है हमारा, वो थानेश्वर नामक जो राजधानी था वो पुष्यभूति वंश का था। इसी वर्धन वंश के स्थापना में ये चल रहा था। पुष्यभूति वंश बोलिए, वर्धन वंश बोलिए, दोनों एक ही है। तो थानेश्वर इसकी राजधानी थी। वहीं आप देखोगे कनौज में, तो कनौज में मौखरी वंश की शासन व्यवस्था चल रही थी, और उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट जो शासक होते हैं वो ग्रहवर्मन होते हैं। इसके बारे में अभी मैं चर्चा करूंगा। तो ये कनौज था जो हमारा उत्तर प्रदेश और बिहार के क्षेत्र को मिलाकर बना था। वहीं हम लोग थोड़ा सा नीचे उतरते हैं तो यहाँ पर बंगाल है, पश्चिम बंगाल है, और पश्चिम बंगाल में आपको नजर आ रहा होगा जो गौड़ वंश है उसके जो प्रमुख शासक थे वो शशांक थे। अभी इन सभी से कहानी जुड़ा हुआ है इसलिए इनका नाम लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग इसके सटीक अगर पड़ोसी राज्य में देखें तो यहाँ मालवा है जो मध्य प्रदेश क्षेत्र में था, और मालवा के जो सबसे महत्वपूर्ण शासक हुए वो हुए देवगुप्त। अब गाइस यहाँ ध्यान देना, बादामी वंश के जो शासक थे, चालुक्य वंश के जो शासक थे वो थे पुलकेशिन द्वितीय, जो सबसे महत्वपूर्ण शासक थे। अब मैं इसको चर्चा करता हूँ। अब गाइस यहाँ ध्यान देना, हरियाणा का जो क्षेत्र है, जो थानेश्वर जो राजधानी थी, इसमें जो पुष्यभूति वंश के जो सबसे महत्वपूर्ण शासक थे वो थे प्रभाकर वर्धन। वो क्या किए कि एक बार हुनों के आक्रमण को वो शांत करने के लिए गए और अपने बेटे को साथ में लेकर गए थे, राज्यवर्धन द्वितीय को। जब हुनों से आक्रमण करके जब वो वापस लौटे तो उसी वक्त प्रभाकर वर्धन की मृत्यु हो गई, यानी कि प्रभाकर वर्धन डेथ कर गए। तो जब वो डेथ किए तो आप राजवंश में जानते होंगे कि राजवंश में राजा के मृत्यु के बाद या राजा के बाद उसके पुत्र ही उसके शासन व्यवस्था को चलाते थे। तो उसी तरह से यहाँ भी हुआ, प्रभाकर वर्धन जब डेथ कर गए, जब देहांत कर गए, तब इस वंश का जो शासन व्यवस्था जो आया वो आया 605 ईस्वी में राज्यवर्धन द्वितीय के पास। किनके पास आया? 605 ईस्वी में राज्यवर्धन द्वितीय के पास, क्योंकि बड़े पुत्र वही थे। अब जब राज्यवर्धन द्वितीय के पास आया, उसी समय में जब प्रभाकर वर्धन जब जीवित थे, उसी वक्त अपनी बेटी, ये राज्यश्री का जो है ना, ये राज्यश्री जो बेटी थी वो कनौज के शासक के साथ में, यानी ग्रहवर्मन के साथ में उनका विवाह करा दिए। अब यहाँ पर ध्यान देना, वैवाहिक संबंध जुड़ गए, यानी कि ये दोनों राज्य जो थे एक अच्छा खासा रिश्तेदारी वाला राज्य स्थापित हो गया था। यहाँ पर आपको क्लियर होना चाहिए कि प्रभाकर वर्धन की जो पुत्री थी राज्यश्री, यहाँ पर है ना राज्यश्री, उनका विवाह हुआ ग्रहवर्मन से जो कनौज के राजा थे। तो ये दोनों में अच्छा संबंध हो गया। लेकिन होता क्या था, ये दोनों जो राज्य थे
मालवा और कनौज में हमेशा लड़ाई झगड़ा युद्ध होते रहते थे, और इसलिए जो देवगुप्त जो थे वो क्या किए, ग्रहवर्मन को एक बार आक्रमण में इनकी हत्या कर दी। इनकी जब हत्या किए तो इनकी जो वाइफ थी यानी राज्यश्री, इनकी जो वाइफ थी राज्यश्री, उसको वो किडनैप करके यहाँ ले आते हैं। ठीक है, यहाँ ले आते हैं अपने क्षेत्र में। अब इसमें से क्या हुआ, राज्यवर्धन जो थे, जो यहाँ के शासक थे, अब इनको जब पता चला कि मेरी बहन को किसी ने किडनैप कर लिया, कैद करके ले गया, तो इन्होंने क्या किया, इसको मदद करने के लिए, कनौज को मदद करने के लिए इस पर आक्रमण किया, और ये गुस्से में आकर देवगुप्त की हत्या कर दिए। देवगुप्त के चैप्टर क्लोज। अब देवगुप्त जब मारे गए, अब यहाँ पर कहानी खत्म नहीं हुआ। जब देवगुप्त जब मारे गए तो इसका जो संबंध था देवगुप्त का, वो था इसके साथ में, गौड़ वंश के साथ में। यहाँ से देखो, इनकी बहन को ये किडनैप करके ले आया देवगुप्त, तो राज्यवर्धन इनकी हत्या कर दिया देवगुप्त को। अब देवगुप्त का जो घनिष्ठ मित्र था वो था शशांक। कौन था? शशांक। इनके जो घनिष्ठ मित्र थे वो थे शशांक, जो गौड़ वंश के शासक थे। शशांक को जब पता चला कि मेरे मित्र को राज्यवर्धन ने हत्या कर दिया, तो ये शशांक जाकर राज्यवर्धन को हत्या कर दिया। राज्यवर्धन ने देवगुप्त को मारा तो देवगुप्त के मित्र शशांक ने राज्यवर्धन को मार दिया। अब जब राज्यवर्धन को मार दिया तो मात्र राज्यवर्धन अपने शासन काल में 1 ही साल तक रहे, वो सत्ता में मात्र 1 साल ही रहे, और उसके बाद जब उनकी हत्या हो गई तो सत्ता जो चला गया वो चला गया द्वितीय पुत्र यानी कि प्रभाकर वर्धन के द्वितीय पुत्र हर्षवर्धन के हाथों में। उस वक्त हर्षवर्धन मात्र 16 वर्ष के थे। कितने वर्ष के थे? 16 वर्ष के। और जब इनके पास जब शासन व्यवस्था आई तो इनके पास 16 वर्ष के आयु में यानी कि किशोरावस्था में ही 3 चुनौतियां जो थी, वो सबसे बड़ी चुनौतियां थी कि उनको सत्ता संभालने के बाद ये 3 काम करने थे। क्या क्या करने थे? तो पहला कि जो बहन जो उनकी कैद थी देवगुप्त के क्षेत्र में, इस क्षेत्र में जहां पर किडनैप हुई थी, उसको लाना था। दूसरा, अपने भाई की हत्या का बदला लेना था शशांक के साथ में। और तीसरा जो था कि इस वंश में तो ग्रहवर्मन तो मारे गए थे, तो ये भी वंश को चलाने की जो जिम्मेवारी आ गई वो आ गया हर्षवर्धन के ही हाथों में। अब गाइस यहाँ ध्यान देना, इतने सारे चुनौतियों के बाद हर्षवर्धन ने सत्ता संभालना शुरू किया, जो 606 ईस्वी में उन्होंने सत्ता पर आए। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान देना, हर्षवर्धन के हाथों में जो सत्ता आई वो आया 606 ईस्वी सन में, और इसी में वो 16 वर्ष के आयु में थे। 16 वर्ष के आयु में थे। अब गाइस ध्यान देना, अभी जैसा कि मैंने बताया 3 चुनौतियां थी, और जब 3 चुनौतियां थी तो उन्होंने इस हर्षवर्धन ने आक्रमण किए शशांक के ऊपर। किनके ऊपर? शशांक के ऊपर। जब शशांक के ऊपर हर्षवर्धन आक्रमण किए तो शशांक है सो डर से भाग गया जंगल की ओर। ये 619 ईस्वी के आसपास है, 619 से 20 ईस्वी के आसपास की ये घटना है। तो जब ये शशांक जब भाग गए तो कहा जाता है कि हर्षवर्धन इस शासन व्यवस्था को अपने अंडर में ले लिए। ठीक है, तो ये तीनों चारों के शासन व्यवस्था को अपने अंडर में ले लिए। अब जाहिर सी बात है, जब प्रांत इनका जब इतने बड़े क्षेत्र में फैला तो राजधानी चेंज करनी पड़ी। तो हर्षवर्धन के शासन काल में जो राजधानी बनी वो बना हमारा कन्नौज। ध्यान रखना, इनकी जो राजधानी बनी हर्षवर्धन के शासनकाल में वो बना हमारा कन्नौज, और वो कन्नौज से फिर शासन व्यवस्था को चलाना शुरू किए। अब गाइस धीरे धीरे इनकी इसी तरह से बढ़ते जा रही थी, शासन व्यवस्था बढ़ते जा रही थी। आपको यहाँ पर गुजरात के भी बहुत सारे छोटे छोटे जो शासक थे उनको ये हराकर अपने प्रांत में मिलाते हैं। जब ये बढ़ते बढ़ते अपने प्रांत को फैलाते फैलाते पहुँचते हैं इस चालुक्य वंश के आसपास, तो यहाँ पर क्या होता है, चालुक्य वंश के पुलकेशिन द्वितीय, जो मैंने ऐहोल का लेख में आपको जिक्र किया था कि इसके बारे में जिक्र मिलता है, तो चालुक्य वंश के जो पुलकेशिन द्वितीय जो थे उनका और हर्षवर्धन के बीच में इस नर्मदा नदी के तट पर युद्ध होता है। नर्मदा नदी के तट पर युद्ध होता है, और लेकिन होता क्या है कि इसमें हर्षवर्धन हार जाते हैं। हर्षवर्धन हार जाते हैं। गाइस यहाँ पर शशांक के बारे में एक चीज और आप लोग ध्यान रखना, शशांक के बारे में एक चीज आप लोग और भी ध्यान रखना, ये जो थे ये शिव धर्म के उपासक थे।
शिव धर्म के उपासक थे और इसलिए इन्होंने खुन्नस में आकर जो तथागत गौतम बुद्ध जो तपस्या किए हुए थे उस बोधि वृक्ष को यानी पीपल के वृक्ष को इनके द्वारा कटवा दिया गया था। शशांक उसको कटवा दिया था, ये आप लोग याद रखना। जब शशांक के इस हर्षवर्धन के डर से जब भागे जंगल की ओर, तो फिर कहा जाता है कि 6 साल के बाद हर्षवर्धन ने इसको मार दिए। ये बहुत डाउट वाला क्वेश्चन रहा है, इसलिए ज़्यादातर इसको चर्चा नहीं करते हैं। तो कहा जाता है कि हर्षवर्धन ने ही इसको मारा था, और कुछ लोग कहते हैं कि शशांक की मृत्यु अपने आप 6 साल के बाद हो गई थी, लेकिन ये डर से भाग गया था। इसका पीछा हर्षवर्धन बहुत दूर तक किया, लेकिन वो नहीं पकड़ पाए और लास्ट में शशांक की मृत्यु अपने आप हो गई थी 6 साल के बाद हो। तो ये आप लोग ध्यान रखना। इनसे एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि इन्होंने बोधि वृक्ष को यानी कि तथागत गौतम बुद्ध जो तपस्या किए थे उस वृक्ष को इन्होंने कटवा दिया था शशांक ने। अब गाइज अगर हम लोग हर्षवर्धन की शासन व्यवस्था की अगर हम लोग चर्चा करें, अब हर्षवर्धन के हाथ में इतने बड़े प्रांत जो आए हुए थे, यहाँ तो चालुक्य वंश से भले ही ये हार गए, लेकिन ये सब तो सत्ता थी इनके हाथ में, तो इसको इन्होंने बखूबी तरीके से चलाया। जो धार्मिक जो भावना थी उनका, अगर हम लोग उनकी धार्मिक भावना को देखें तो एक बहुत ही सहिष्णु भावना थी। वो सभी धर्म को रिस्पेक्ट करते थे, लेकिन वो बौद्ध धर्म के उपासक थे। हर्षवर्धन जो थे वो बौद्ध धर्म के उपासक थे। और बौद्ध धर्म के उपासक कैसे थे, तो राज्यश्री जो उनकी बहन थी उनके कहने पर, उनके समझाने पर वो बौद्ध धर्म के उपासक बनते। और यहाँ उनकी मित्रता का भी प्रभाव पड़ा। जैसे हेवेनसांग जो थे वो हर्षवर्धन के साथ में मिले, जो चीनी यात्री थे। और हेवेनसांग और हर्षवर्धन के बाद में जब मीटअप होता है, जब एक दूसरे जब चर्चा करते हैं बौद्ध धर्म के बारे में, तो हर्षवर्धन उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है और वो भी जाकर लास्ट में बौद्ध धर्म को स्वीकार लेते हैं, यानी कि बौद्ध धर्म के वो उपासक बन जाते हैं हर्षवर्धन। इसी के सापेक्ष में कनौज में अपनी राजधानी में, यहाँ पर ध्यान देना, कनौज जो उनकी अपनी राजधानी थी वहाँ पर एक संघराम करवाते हैं। संघराम मतलब क्या, सभा, ठीक है। इस सभा में क्या खासियत थी भाई, तो यहाँ पर ध्यान देना, विभिन्न धर्म के लोग जितने भी उस वक्त के जो धर्म थे उन सभी को आमंत्रित करते हैं हर्षवर्धन, और यहाँ पर चर्चा करना शुरू करते हैं। कहा जाता है कि इस संग्राम में 100 फीट का बुज्र बना हुआ था। क्या बना हुआ था, बुज्र बना हुआ था। और एक सबसे खास बात थी कि अब गाइस अगर इस संग्राम में अगर हम लोग ध्यान देंगे तो इस संग्राम में जो इंपॉर्टेंट बात ये थी कि तथागत गौतम बुद्ध की प्रतिमा का निर्माण करवाते हैं हर्षवर्धन, जो सोने का था। और साथ में ये भी कहा जाता है कि हर्षवर्धन अपने हाइट के आधार पर, यानी अपने कद के आधार पर, जितना उनका कद था उसके आधार पर उन्होंने तथागत गौतम बुद्ध की प्रतिमा का निर्माण कराए थे जो सोने का था। अब यहाँ पर ध्यान देना, जब ये संग्राम जब हो रहा था उसी बीच में बहुत ज़्यादा मात्रा में आग लग जाता है, और इससे हर्षवर्धन बहुत ही ज़्यादा नाखुश होते हैं। और नाखुश होने के बाद कहा जाता है कि 500 ब्राह्मणों का, कितने ब्राह्मणों का, 500 ब्राह्मणों को इस संग्राम से निष्कासन कर देते हैं। हेवेनसांग लिखते हैं कि संग्राम में जब आग लग जाती है तो वो गुस्से में आकर 500 ब्राह्मणों को निष्कासन कर देते हैं, उससे निकाल देते हैं। अभी जैसा कि मैंने बताया था कि इस संग्राम में विभिन्न धर्मों के लोग वहाँ पर उपस्थित थे और वो चर्चा करते थे, वो सम्मेलन करते थे। उसके बाद जो है वो है महामोक्ष समारोह का आयोजन। क्या है, महामोक्ष समारोह का आयोजन, जो हमेशा प्रयाग संगम में होता था। कहाँ होता था भाई, तो प्रयाग संगम में। प्रयाग संगम जो स्थान है, ये महामोक्ष जो समारोह था उसमें। अब इसमें क्या खास बात थी, तो ये जो थे ना, ये 2.5 महीने लगभग 75 दिनों का था। ये 75 दिनों का होता था, परंतु इसमें से मुख्य रूप से जो 4 जो दिन थे वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हर्षवर्धन इसी 4 दिन में ज़्यादातर अटेंड करते थे, वो जाते थे। और 4 दिन में जो कहा जाता है कि पहले दिन में वो बुद्ध की पूजा करते थे। पहले दिन जब मेले की जब शुरुआत होती थी, जब उसका उद्घाटन होता था तो बुद्ध को पूजा करके किया जाता था। दूसरे दिन होता था तो सूर्य की पूजा की जाती थी, और तीसरे दिन शिव की पूजा की जाती थी। ऐसा कहा जाता है, ऐसा लिखा जाता है इतिहास में। तो बुध, सूर्य और शिव, ये भी क्वेश्चंस कंपटीशन में पूछे जा सकते हैं कि हर्षवर्धन इस प्रयाग संगम में किनको पूजा करते थे, तो बुध को, सूर्य को और शिव को। तो आप लोग इसको ध्यान रखना। और जो चौथा दिन जो होता था, अभी मैंने क्या बताया, तो ये पहला दिन हुआ, दूसरा दिन हुआ और ये तीसरा दिन। चौथा दिन का अगर हम लोग बात करें तो इस दिन में
हर्षवर्धन जो होते थे वो दान करते थे। क्या करते थे? दान करते थे। अपने जितने भी नागरिक होते थे, अपने उनकी जो राज व्यवस्था में जो भी संपत्तियां जो होती थी उसको बहुत हद तक वो डोनेशन कर देते थे, दान कर देते थे अपने राज्य के जनताओं के लिए। तो आप लोग यहाँ पर ध्यान रखना। एक स्टोरी ये भी कहा जाता है, एनसीईआरटी बुक में ये लिखा हुआ मिलता है। आप 6 या 7 क्लास में हर्षवर्धन के बारे में जिक्र करता था, तो उसमें मैंने पढ़ा था। उसको आप जब देखोगे तो उसमें ये जिक्र करता है कि हर्षवर्धन एक ऐसे दानवीर राजा थे जिन्होंने अपना पूरा का पूरा सब कुछ दान कर देते थे। इसमें वस्त्र वगैरह बहुत ज़्यादा दान करते थे। और दान करने के दरमियान में एक समय कहा जाता है कि हर्षवर्धन अपना सारा कुछ दान कर दिए थे और लास्ट में सिर्फ अपनी बहन का दिया हुआ, यानी कि जो राजश्री जो उनको वस्त्र दिए हुए थे, सिर्फ उसी को वो धारण किए थे और बाकी सारा चीज, अपना राज व्यवस्था का सारा चीज वो दान कर दिए थे। तो गाइज ये था हर्षवर्धन से रिलेटेड कुछ जानकारियां। अगर हम लोग इसकी सैनिक व्यवस्था को अगर देखें, जैसे एक प्रोफेसर हैं आरसी मजूमदार जो प्रोफेसर है, वो जिक्र करते हैं कि हर्षवर्धन एक ऐसे शासक हुए जो शांति भी जानते थे और क्रांति भी जानते थे। यानी कि शांति के जहां बात हो वहां वो शांति से निपट लेते थे, और जहां युद्ध की जहां बात होती थी वहां युद्ध में भी वो बहुत ही अच्छी तरीके से वो चला लेते थे। अब गाइस यहाँ ध्यान देना, जब युद्ध की जब हम बात करते हैं, हर्षवर्धन की जब युद्ध की बात करते हैं, तो जाहिर सी बात है सेना तो होंगी। तो सेना इनके पास बहुत सारा मात्रा में था, पैदल सेना भी थे, घुड़सवारी सेना भी थे, और इस तरह से वो शासन व्यवस्था को चला रहे थे। तो ये थी इंपॉर्टेंट बात जो हर्षवर्धन से रिलेटेड थी। और मुझे लगता है कि आज का स्टोरी बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझ में आया होगा, और लास्ट तक आप लोग अगर देखे होंगे तो मुझे लगता है कि पूरा का पूरा टॉपिक समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया होगा तो लाइक कर देना वीडियोज़ को, तो मुझे समझ में आएगा कि इन लोगों को समझ में आ गया है। और अगर नहीं आया होगा तो आप बेशक धड़ल्ले से कमेंट करेंगे कमेंट बॉक्स में कि सर मुझे ये टॉपिक क्लियर नहीं हुई, तो मैं उसको फिर से चाहूँगा कि एक बार वीडियो बना दूँ। लेकिन आपको फिर से जानकर एक चीज़ मैं नोटिस कर देता हूँ, आने वाले टाइम में फिर से हिस्ट्री का रिपीट होगा। ये सब चीज़ें फिर से मैं बताऊंगा और वो ज़्यादा डीपली पूरा बताऊंगा। अभी तो बहुत सारी चीज़ें, ये पीटी के लिए इतना काफ़ी है, और जहाँ तक मैंने अभी मेंस के लिए भी बहुत सारे टॉपिक को बता दिया है, तो ये आप लोग को समझ में आ गया होगा। गाइज इसमें से आप लोग देख रहे होंगे कि अभी मेरी तबीयत ख़राब थी और उसके बीच में मैं वीडियोज़ वगैरह नहीं दे रहा था। अब जब बीच में आया तो जैसे मेरे चैनल के जो व्यूअर थे उन्होंने एक कमेंट किए थे कि सर आपका बोर्ड जो होता है वो चमकता है, जो पहले के जो वीडियोस आते थे उसमें चमकता था। तो उसको मैं बहुत ज़्यादा सोचने के बाद उसमें चेंज किया, और उम्मीद करते हैं कि आज वाले वीडियोज़ में बिल्कुल भी चमक नहीं आ रहे होंगे। थोड़ा सा मैं काला टाइप का आ रहा हूँगा, लेकिन आपको वीडियो यानी कि पढ़ने में दिक्कत नहीं हुई होगी। यार मेरे चेहरे से क्या मतलब है, सिर्फ आपको यहाँ पर ध्यान देना और मेरी बातों को ध्यान देना, ठीक है। तो ये एक वीडियो में सुधार किया गया है। और आप लोग जिस तरह से कमेंट किए थे, एक और कमेंट आया हुआ था कि सर आप पहले मत लिखिए बोर्ड में। तो कुछ जो बातें होती हैं उसको समय कम करने के लिए मैं पहले लिख दिया था, और जैसा कि आप लोग देखेंगे कि उसको मैं मिटाने के बाद सिर्फ मैं एक एक वर्ड लिखते गया और इसको मैं बताते गया। तो ये ज़्यादातर लेक्चर की क्लासेस में होती है, इस तरह से 1 वर्ड लिखते जाओ आप बोर्ड में, समझाते जाओ। लेकिन जहाँ तक नोट्स बनाने की जब बात आती है तो उस तरह से ज़्यादा लंबे लिखे हुए ही आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएंगे। मुझे दोनों तरीके से पढ़ाने आते हैं, मुझे उसके लिए कोई एतराज़ नहीं है। जैसा आप लोग बोलोगे मैं वैसे ही पढ़ाऊँगा, लेकिन बस आपको समझ में आनी चाहिए और आप उसको नोट्स अच्छे से बनाते जाना। तो चलिए गाइज, मुझे लगता है कि आज की क्लास बहुत ही अच्छी लगी होगी, और इसी आशा और उम्मीद के साथ में हम लोग नेक्स्ट पॉइंट के साथ में फिर से नेक्स्ट टॉपिक के साथ में मिलेंगे और अच्छे तरीके से उसको समझेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू टू ऑल। अपना ध्यान रखना यार, है ना। फिर से मिलते हैं। हेलो फ्रेंड, माय नेम इज श्रेया आर्या। मेरे पढ़ना भैया का चैनल सब्सक्राइब कीजिए।